Hello students, welcome to chapter number 2, Structure of Atom. In last lecture we have studied black body radiation. Black body को हमने एग्जांपल दिया था कार्बन ब्लैक, जिसमें सभी टाइप्स की रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है और सभी टाइप की रेडिएशन इवॉल्व हो सकती है. ओके, बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी ऑफ वेव. सो उसे एक्सप्लेन करने के लिए दूसरी एक थियरी इंट्रोड्यूस हुई जिसका नाम है प्लांक कांस्टेंट क्वांटम थियरी. इसका पूरा नाम था प्लांक्स कांस्टेंट क्वांटम थियरी, लेकिन लिखा जाता है प्लांक्स क्वांटम थियरी. बच्चों, ये थियरी एकदम सिंपल सी है. आगे जो क्वांटम थियरी ऑफ रेडिएशन थी उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर सोचते थे. ओके, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाइट को मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव फॉर्म में सोचते थे, लेकिन ये थियरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती. तो मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट ने खुद एक ऐसा नया कंसेप्ट लाया. मैक्स प्लैंक ने कहा लाइट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं, उसके दो नेचर होते हैं. फर्स्ट इज वेव नेचर और दूसरा है पार्टिकल नेचर. वेव नेचर तो समझा नहीं सका ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, लेकिन पार्टिकल नेचर हम ट्राई करें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो उन्होंने सोचा कि भाई उसका वेव नेचर अभी जाने दो. सपोज द लाइट हैज अ पार्टिकल नेचर और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, ओके, उनको कहा गया क्वांटम. तो वेव नेचर है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसीलिए हमने सोचा कि लाइट इज अ बीम ऑफ पार्टिकल्स और उसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा उसे कहेंगे बच्चों क्वांटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज क्वांटम. और एनर्जी को वेव एनर्जी की जगह क्वांटम एनर्जी के फॉर्म में सोचा जाना चाहिए. तो लिखा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय वेव थियरी ऑफ लाइट. क्यों? क्योंकि एमिटेंट एब्जॉर्ब वेव फ्रीक्वेंसी एंड कलर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज चेंज विद द टेम्परेचर. मतलब आप पहले ऐसा बोलते हो कि ब्लैक बॉडी में से सभी रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं और इवॉल्व होते हैं, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी सभी रेडिएशन में सेम होनी चाहिए. तो जो लाइट आ रही है वही लाइट बाहर निकलनी चाहिए. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है. अगर आप ब्लैक बॉडी में एक्सपेरिमेंट करोगे और डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर सेम रेडिएशन आप इंसिडेंट करोगे, सेम रेडिएशन तो सेम रेडिएशन इवॉल्व होनी चाहिए ना, लेकिन टेम्परेचर चेंज करोगे तो नॉर्मल सब्सटेंस की तरह उसके भी कलर डिफरेंट मिलते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि वेव थियरी कैन नॉट एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन. ओके, और इसलिए प्लैंक साइंटिस्ट ने क्वांटम थियरी दी. प्लैंक सजेस्टेड दैट एटम्स एंड मोलिक्यूल्स कुड एमिट एनर्जी ओनली इन डिस्क्रीट मतलब निश्चित क्वांटिटीज. ओके, एटम्स एंड द मोलिक्यूल can emit energy only in discrete quantities, fixed quantity, not in a continuous manner. वो continuous manner में continuously energy emit नहीं करता है. अगर हम हाइड्रोजन उसका बल्ब बनाए और उसमें से सेम एनर्जी दे, लेकिन वो कंटिन्यूअसली सेम एनर्जी इवॉल्व नहीं करेगा. So it not emits
energy only in discrete quantities, not in a continuous manner. Planck gave the name quantum to the smallest quantity of energy. Planck gave the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed. Planck gave the name quantum to the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed. कैसे? सपोज ये रेडिएशंस हैं, उसका पार्टिकल नेचर, उसमें सबसे छोटे पार्टिकल जो है, वो सबसे छोटे पार्टिकल, उसकी एनर्जी को उन्होंने बोला 1 क्वांटम. क्या बोला उन्होंने? 1 क्वांटम. तो सपोज कीजिए कि 1 क्वांटम उसकी एनर्जी कैपिटल ई है. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वेव नेचर. मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी एनर्जी ज्यादा होगी. So the energy E of a quantum of radiation is proportional to its frequency. So उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. अंडरस्टूड और नॉट? सपोज छोटा सा, सबसे छोटा पार्टिकल है, उसे क्वांटम नाम दिया, और रेडिएशन के दोनों नेचर्स हैं, तो उन्होंने बताया कि इस छोटे पार्टिकल क्वांटम की एनर्जी ई, ओके, उसी रेडिएशन के फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. ओके, पार्टिकल नेचर की एनर्जी वेव नेचर की फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. फिर से, पार्टिकल नेचर क्वांटम की एनर्जी वेव नेचर की फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है. आपको लगेगा कि सर ये कैसे, एक साइड है पार्टिकल नेचर, दूसरी साइड है वेव नेचर. सीधा एग्जांपल देता हूं. सपोज कोई वुडन स्टेयर है, मतलब कोई सीढ़ी है पतली सी लकड़ियों वाली. अब जिसका मास कम होगा उससे कम वाइब्रेशन और आवाज आएगी, जिसका मास ज्यादा होगा उससे ज्यादा वाइब्रेशन और आवाज आएगी. तो सेम थिंग, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन. इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनल साइन, देयर कम्स कांस्टेंट. तो फॉर्मूला आया E इज इक्वल टू एच न्यू. E इज इक्वल टू एच न्यू, जहां पे H को बोला जाता है प्लांक्स कांस्टेंट. प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड. और सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू. सिंगल क्वांटम की एनर्जी क्या होगी? एच न्यू, जिसको 1 क्वांटम एनर्जी कहते हैं. एंड विथ दिस थियरी, Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation of black body as a function of frequency or wavelength at different temperature. इस कंसेप्ट का यूज करके मैक्स प्लांक ने एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड है वैसा प्रूव किया, और कहा डिफरेंट टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी, तो कलर भी कैसा होगा? डिफरेंट. डिफरेंट टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफरेंट होगी तो कलर भी ब्लैक बॉडी का कैसा होगा? डिफरेंट. वो एक्सप्लेन कर सके. ये फॉर्मूला पूरे साइंस में छा गया, और उन्होंने इस फॉर्मूला को एनलार्ज किया कि एनर्जी ऑफ टोटल क्वांटम इज इक्वल टू n इंटू एच म्यू. एनर्जी ऑफ टोटल क्वांटम इज इक्वल टू n इंटू एच म्यू. n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3. ओके, E इज इक्वल टू एच म्यू, जिसको बोलते हैं मिनिमम एनर्जी ऑफ क्वांटम. तो जैसे कोई रेडिएशन में 10 क्वांटम्स हैं, तो यहाँ आएगा 10 इंटू एच म्यू. किसी में 1000 क्वांटम है तो 1000 इंटू एच म्यू आएगा. तो उन्होंने बताया कि एक स्पेसिफिक डिस्क्रीट स्मॉलेस्ट वैल्यू है एनर्जी की, उसी एनर्जी के मल्टीपल में सभी की रेडिएशन की एनर्जी होती है. अंडरस्टूड? So this is called Max Planck's quantum theory. Okay. So this is right importance and Planck's constant quantum theory. ठीक है, चलो.
ब्लैक बॉडी रेडिएशन को तो हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे बहुत अच्छी वाली इफेक्ट जिसे कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसमें ऐसा है, फोटो दैट मीन्स फोटोन जिसको लाइट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन और उसकी इफेक्ट, पूरा नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। शॉर्ट में समझाऊं तो किसी भी मेटल की सरफेस पर अगर आप फोटो मतलब लाइट इंसिडेंट करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट were ejected when the certain metal like potassium, rubidium, cesium, क्या आएगा? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, उसको याद रखना है। चेन्नई सुपर किंग, चेन्नई सुपर किंग रग्बी खेलता है। क्या याद रखेंगे? चेन्नई सुपर किंग रग्बी खेलता है। तो पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम वैसी एक्टिव मेटल पर अगर आप बीम ऑफ लाइट को एक्सपोज करोगे तो उसमें से करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रॉन्स वेर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल, फॉर एग्जांपल पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, were exposed to a beam of light. The phenomenon is known as photoelectric effect. इस इफेक्ट को हम थोड़ा ध्यान से एक्सपेरिमेंटल एपरेटस से समझें तो दिस इज हाई वोल्टेज बैटरी, राइट साइड नेगेटिव टर्मिनल, लेफ्ट साइड पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, नाउ as a negative terminal we are taking metal surface, okay, and at positive terminal we are taking detector जो होता है फोटोग्राफिक प्लेट का, फोटोग्राफिक प्लेट का डिटेक्टर है। नाउ अगर हम लाइट को इस मेटल सरफेस पर इंसिडेंट करते हैं, ओके, तो कंटिन्यूअसली जब तक लाइट इंसिडेंट करोगे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन्स एमिट होके पॉजिटिव टर्मिनल पे लाइटनिंग स्पॉट देते हैं। ओके, फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर वो लाइटनिंग स्पॉट देते हैं, इसे कहेंगे फोटोन इंसिडेंट किया, इलेक्ट्रॉन एमिट हुए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो डिटेक्टर लेना है पॉजिटिव टर्मिनल, मेटल सरफेस नेगेटिव टर्मिनल, पूरा सर्किट में बैटरी और एमीटर रखो। ओके, इलेक्ट्रॉन जाएगा -2 प्लस और एमीटर शो करता है आई मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, वो आएगा +2 इसलिए एरो उस साइड यहाँ पे रखा हुआ है। तो फिर से डेफिनेशन समझ गए आप। When beam of light is incident on the metal surface, it emits electron or charge of electron. It is known as photoelectric effect. उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार इस इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। So light of a particular frequency strikes a clean metal surface inside a vacuum chamber. वैक्यूम चैम्बर इसलिए क्योंकि अगर कोई गैस अंदर रखा हुआ है तो फिर वो भी अपना आयोनाइजेशन करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो इलेक्ट्रॉन तो उसकी भी रिमूव होके पॉजिटिव साइड जाएंगे। तो कंपल्सरी आपको वैक्यूम रखना है। ओके, फिर से अंदर वैक्यूम क्यों रखेंगे? क्योंकि अगर कोई गैस होगा, जैसे हीलियम गैस लिया तो वो बनाएगा He++ इलेक्ट्रॉन, तो उसी के कैथोड रेज माइनस से प्लस की साइड ट्रैवल होंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स है या फिर गैस के। इसलिए वैक्यूम चैम्बर में ये एक्सपेरिमेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल एंड आर काउंटेड बाय डिटेक्टर। ओके, डिटेक्टर से काउंट करेंगे, दैट मेजर्स देयर काइनेटिक एनर्जी आल्सो। तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए और कितनी एनर्जी वाले आए, ये सभी डिटेक्टर से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज साइंटिस्ट ने
प्रिपेयर किया था, तो उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स एंड एजम्पशंस उनके बारे में सोचेंगे। सबसे पहला रिजल्ट, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस as soon as the beam of light strikes the surface। मतलब जैसे ही बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक होता है तुरंत इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं। उससे एजम्पशन ये निकला कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस। मतलब जैसे ही बीम स्ट्राइक होता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। सो देयर इज नो टाइम लैग, उसके लिए कोई टाइम नहीं लगता। जैसे ही आप लाइट दोगे एनर्जी गेट मतलब पाके इलेक्ट्रॉन सीधे निकल जाते हैं। ओके, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। एजम्पशन, इट नीड्स नो टाइम, उसको बिल्कुल समय की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाता है। सेकंड वन, the number of electron ejected is proportional to the intensity or brightness of light। The number of electrons ejected is directly proportional to intensity or brightness of light। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी भी रेडिएशन का ब्राइटनेस ज्यादा हो या फिर इंटेंसिटी ज्यादा हो, इसका मतलब है कलर डार्क है। जैसे आप किसी भी बल्ब में लाइट सपोज हम लेते हैं लाइट रेड कलर, तो किसी में से लाइट रेड कलर आ रहा है, मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा वेवलेंथ दोनों तो वैसे ही रहेंगे, लेकिन नंबर ऑफ फोटोन मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन कम है। लेकिन अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो फिर क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन मतलब रेडिएशन के नंबर इंक्रीज होंगे। तो सेम वेवलेंथ के रेडिएशन के नंबर इंक्रीज होंगे तो आपको थोड़ा ब्राइटनेस फील होगा या फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी। ओके, सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ लाइट। उससे एजम्पशन निकला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट वाज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी, so there is a characteristic minimum frequency nu zero below which photoelectric effect is not observed is known as threshold frequency। What is threshold frequency? There is a characteristic minimum frequency nu zero below which the photoelectric effect is not possible, it is known as threshold energy। एक सीधा एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे किसी को अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है। ओके, जैसे मणिनगर से आपको अहमदाबाद से बॉम्बे जाना है, यहाँ कर्णावती एक्सप्रेस आती है, तो उसका चार्ज है 500 रुपीज। ओके, तो बच्चों 500 रुपीज अगर है तो आप बॉम्बे जा पाओगे, अगर 500 रुपीज नहीं है तो बॉम्बे नहीं जा पाओगे। फिर आप कितने भी दिन रेलवे स्टेशन पे बिताओ कोई फर्क नहीं पड़ता। If you have minimum 500 rupees, you can go। इसलिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर आपकी रेडिएशन में है तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर एमिट होगा नहीं। अगर मिनिमम से ज्यादा है तो भी वो एमिट होगा, मिनिमम है तो भी एमिट होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसे कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उस मिनिमम एनर्जी को कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो याद रखिए, there is a characteristic minimum frequency nu zero below which photoelectric effect is not observed is known as threshold frequency। Okay, below threshold frequency photoelectric effect is not observed। Assumption, at a frequency nu more than nu zero, अगर frequency radiation की threshold frequency से ज्यादा है, the ejected electron come out with certain kinetic energy। okay, सीधी बात है, आपके पास 1200 रुपए हैं बराबर, तो आप बॉम्बे जाना चाहते हो, सुपरस्टार बनना चाहते हो, तो 500 रुपीज रेलवे स्टेशन पे आप दोगे तो आप बॉम्बे पहुंच जाओगे।
तो फिर आपके पास कितने बचेंगे? 700 रुपीज। सीधी बात है ना। तो म्यू जीरो जितनी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी है तो सिर्फ बॉम्बे पहुंच पाओगे, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वहां जाके आपके पास एनर्जी भी बढ़ेगी, पैसे भी बचेंगे। इसलिए लिखा है कि इफ बिलो म्यू जीरो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व, लेकिन फ्रीक्वेंसी मोर देन म्यू जीरो, so the ejected electron come out with the certain kinetic energy, and the kinetic energies of this electron increase with increase of frequency of light used. Okay, फ्रीक्वेंसी जितनी इंक्रीज करोगे उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि रेडिएशन की एनर्जी, जिसको हम कहते हैं बच्चों E, is directly proportional to frequency of radiation. Energy is directly proportional to frequency of radiation. Understood? Okay. So सीधी बात है, फिर से एक बार assumption ये है, below न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी नहीं, और अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी फ्रीक्वेंसी है तो सिर्फ आप एमिट कर पाओगे इलेक्ट्रॉन को, उस टाइम पे एनर्जी जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो। लेकिन अगर उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करते हो तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो जाएगा लेकिन उसके पास सर्टेन एनर्जी बचेगी। इतना ही नहीं, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशन की उतना एनर्जी ज्यादा, तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बचेगी। ओके, so all the above results could not be explained on the basis of laws of classical physics. क्लासिकल फिजिक्स का यूज करके इन तीनों एजम्पशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बट आइंस्टाइन ने 1905 में इस पूरी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था, जिसे कहते हैं प्लांक क्वांटम थियरी। तो बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहली बार किसने दिया था? हर्ट्ज साइंटिस्ट ने 1887 में। तो फिर से एक बार डायग्राम भी ड्रॉ करना है, डेफिनेशन से देख लें। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिक करंट वेर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल वेर एक्सपोज्ड टू अ बीम ऑफ लाइट। ओके, फिर लिखा है लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स अ क्लीन मेटल सरफेस इनसाइड a vacuum chamber. Electrons are ejected from the metal and are counted by detector. Okay, that measures their kinetic energy also. Understood? फिर 3 assumptions है, observation and assumption. So this is very simple theory. तो चलो, हर्ट्ज साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए अपनी तरह से पूरा ट्राई किया था, लेकिन 100% सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर 1905 में साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्होंने इस थियरी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया। लेट अस सी एग्जांपल ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के टेक्सचुअल एग्जांपल हम देखेंगे। देखो बच्चों, वो ट्रेन वाला एग्जांपल हम लिख नहीं सकते, इसलिए टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है। रेड लाइट लेना है आपको, बराबर, जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4.3 टू 4.6 into 10⁴ हर्ट्ज। ओके, ऑफ एनी ब्राइटनेस। एनी ब्राइटनेस मतलब ज्यादा ले लो ब्राइटनेस, कम ले लो, क्योंकि ब्राइटनेस कम और ज्यादा नंबर ऑफ रेडिएशन पर डिपेंड करता है, कितने वेव्स आप इंसिडेंट कर रहे हो, लेकिन एनर्जी तो उतनी है ना। ओके, सो रेड लाइट जिसकी फ्रीक्वेंसी 4.3 टू 4.6 into 10⁴ हर्ट्ज है, of any brightness may shine on a piece of potassium metal for hours but no photoelectrons are ejected. अगर मैं पोटेशियम की मेटल सरफेस लूं जो क्लीन है, उस पर मैं रेड लाइट को इंसिडेंट करूं, तो रेड लाइट से पोटेशियम की सरफेस पे शाइनिंग लगेगी, बराबर, लेकिन उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा नहीं। ओके, सपोज मैंने पोटेशियम की मेटल ली और इस पोटेशियम की मेटल, उस पर मैंने कितनी भी इंटेंसिटी का, कितनी भी ब्राइटनेस का रेड कलर इंसिडेंट किया,
तो रेड लाइट इंसिडेंट करने के बावजूद फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। आप घंटों तक इंसिडेंट करोगे फिर भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा, लेकिन इतना है कि भाई सरफेस जो है वो थोड़ी ब्राइट लगेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एमिट होगा नहीं। लेकिन मैं एक काम करता हूं, अ वेरी वीक येलो लाइट, वीक येलो मतलब लाइट येलो, जिसकी फ्रीक्वेंसी है बच्चों 5.1 इंटू 5.2 इंटू 10⁴ हर्ट्ज। तो 5.1 से 5.2 इंटू 10⁴ हर्ट्ज ऐसी फ्रीक्वेंसी अगर मैं इंसिडेंट करूं तो शाइन्स द पोटेंशियम मेटल, वो मेटल को शाइन भी करेगा। द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देखने को मिलेगी। अंडरस्टूड? इसका मतलब ये हुआ कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम मेटल इज 5.0 इंटू 10⁴ हर्ट्ज। ओके, threshold frequency of potassium metal is 5.0 into 10⁴ हर्ट्ज। समझे? देखो मैंने पोटेशियम मेटल ली जिसकी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 10⁴ हर्ट्ज। अगर मैं उससे कम फ्रीक्वेंसी के कितनी भी रेडिएशन डालूं, ब्राइट लाइट डालूं, ज्यादा इंटेंसिटी वाली डालूं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कम है, क्वांटिटी ज्यादा है, कितना भी आप ऐड करोगे फिर भी शाइनिंग होगी, लेकिन फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा नहीं। लेकिन अगर मैं एकदम थोड़ी सी मतलब लाइट येलो कलर की रेडिएशन ऐड करूं, अगर मैं इंसिडेंट कर रहा हूं तो एनर्जी तो है ना ज्यादा, फ्रीक्वेंसी तो है ना ज्यादा, और इसी वजह से मेटल सरफेस लाइट भी होगी और उसमें से इलेक्ट्रॉन भी एमिट होंगे। ये कैसा एग्जाम्पल है? वापिस हम बॉम्बे वाला एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, बॉम्बे कर्नावती जो ट्रेन है उसका रेंट है 500 रुपीज पर पर्सन। मैंने 150 लोग भेजे, लेकिन सबको मैंने 300 रुपीज ही दिए, और हर एक को अपने रुपए अपने पास ही रखने हैं, बराबर, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है। तो मैं 150 लोगों का पूरा क्राउड वहां पे भेज दूं रेलवे स्टेशन, तो क्या वो लोग ट्रैवल करके बॉम्बे जा पाएंगे? नहीं, क्योंकि वहां पे थ्रेशोल्ड रुपीज है 500 रुपीज। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 लोग भी भेजूं 700 रुपए देके, 700, तो वो दोनों के दोनों बैठ के बॉम्बे भी जाएंगे और 200 रुपए मजे से उड़ाएंगे। समझ गए? तो ये एक्सप्लेन किया था साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ओके, तो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा पूछा जाए एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन, तो आपको ये आंसर अलग से लिखना है। ऊपर वाला आंसर उसमें हर्ट्ज की थियरी थी, एजम्पशन थे, लेकिन वो समझा नहीं पाए थे कुछ, लेकिन उसको समझाया किसने? आइंस्टाइन ने। तो ये आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो उन्होंने कंसेप्चुअली एक्सप्लेन की और फॉर्मूला भी दिया। लिखा है, इन 1905 Einstein was able to explain the photoelectric effect using Planck's constant theory, Planck's constant quantum theory of electromagnetic radiation. Okay, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी प्लांक्स क्वांटम थियरी का यूज करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। बच्चों, प्लांक ने कौन सा फॉर्मूला दिया था? E इज इक्वल टू एच न्यू। फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एच न्यू। इसका यूज करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थियरी को एक्सप्लेन किया था। लिखा है, shining a beam of light on the metal surface can therefore be viewed as shooting a beam of particle, the photon. किसी भी मेटल सरफेस पर बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हो तो शाइनिंग मिलेगी। ओके, क्योंकि उस पर फोटोन इंसिडेंट होते हैं। फोटोन इंसिडेंट होते हैं, फोटोन का मतलब है पार्टिकल ऑफ लाइट। ओके, व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी, जब भी फोटोन में बात करूं तो आपको ध्यान में लेना है क्वांटम जैसा ही पार्टिकल ऑफ रेडिएशन। So when a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom of metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision
and the electron is ejected without any time lag or delay. बराबर, जैसे मैंने एक मेटल सरफेस ली, बराबर, उस पर मैंने रेडिएशन इंसिडेंट किया जिसको इन्होंने फोटोन दिया नाम। तो जहां पे वो रेडिएशन इंसिडेंट होगा वहां पे एक एटम तो होगा ना, ओके। तो उस एटम को सीधा रेडिएशन कोलाइड होता है और एटम, उसमें ध्यान रखिए, न्यूक्लियस में फिक्स होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एनर्जी ज्यादा किसके पास है? इलेक्ट्रॉन के पास। तो वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही इंसिडेंट होगा रेडिएशन मेटल से, मेटल मतलब एटम से, तो एटम का इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कैप्चर करेगा और एनर्जी ऑक्यूपाई करके सीधा टिकट लेके बाहर निकल जाता है। तो लिखा है when a photon of sufficient energy strikes an electron in the atom, एटम के इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा of metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision and the electron is ejected without any time lag or delay. तुरंत जैसे कोलाइड हुआ एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। Greater the energy possessed by the photon, greater will be transfer of energy to the electron. जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू ज्यादा, उतनी एनर्जी ज्यादा, तो उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेके बाहर निकलेगा। जैसे बॉम्बे जाने के लिए आपने 700 रुपीज लेके गए तो वहां जाके 200 ही बचेंगे, लेकिन अगर 1000 लेके गए तो आपके 500 बचेंगे, अगर 5000 लेके गए तो 4500 बचेंगे। ठीक है। So the kinetic energy of ejected electron is proportional to the frequency of the electromagnetic radiation. Okay. Kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency of ejected radiation. Understood? तो जितनी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एनर्जी ज्यादा, तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या रहेगी? ज्यादा। इसलिए लिखा है काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अंडरस्टूड? कितने रेडिएशन आ रहे हैं डजंट मैटर, कितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड? ओके। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन was able to explain the photoelectric effect by using the Planck's quantum theory of electromagnetic radiation. उन्होंने बताया कि जब भी कोई मेटल सरफेस पर रेडिएशन इंसिडेंट करते हो तो वो कोलाइड होगा एटम के इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑक्यूपाई करके निकल जाता है एटम से बाहर, मतलब इजेक्टेड विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, अंडरस्टूड? और सेकंड थिंग, energy of electron emitted is directly proportional to energy of radiation or frequency of radiation. Understood? और इसलिए लिखा है the kinetic energy of ejected electron is proportional to the frequency of electromagnetic radiation. Kinetic energy is not depending on intensity of light. बच्चों दो चीजें समझना है। हाँ, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस ऑफ लाइट, इससे नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ते हैं, एनर्जी नहीं। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी। बराबर? तो ये समझाया था साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। इसके साथ साथ उन्होंने फॉर्मूलेज भी एक्सप्लेन किए हैं। लेट अस सी द डिराइव्ड फॉर्मूला। ओके, सपोज कीजिए कि स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी h न्यू है। बराबर? स्ट्राइकिंग फोटोन की एनर्जी h न्यू है। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज h न्यू 0। जो रेडिएशन इंसिडेंट होता है, बराबर, उसकी एनर्जी को हम h न्यू कहेंगे। फिर द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, उसको लिखेंगे h न्यू 0। उसको दूसरा भी एक नाउन दिया जाता है, उसे कहेंगे कैपिटल W, वर्क फंक्शन। ओके, एंड द डिफरेंस इन एनर्जी
is transferred as kinetic energy of the photoelectron. ओके, जिसको लिख सकते हैं बच्चों h nu माइनस h0, h nu माइनस h nu 0. सीधी बात है ना, आप ही सोचो, ये है आपके 1000 रुपीज टोटल रुपए आपके, ये टिकट है 500 रुपए का, वो है वर्क फंक्शन मिनिमम रुपीज, तो फिर वहां जाके बॉम्बे जाके कितने बचेंगे? 1000 माइनस 500, 500 बचेंगे ना. सो दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका रिलेशन हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. वर्क फंक्शन फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोन इलेक्ट्रॉन. समझ रहे हो? ये हुआ आपका 1000 रुपीज, मिनिमम रेंट होगा ट्रेन का 500 रुपीज, प्लस वहां जाके बचेगा 500 रुपीज. तो नाउन लिखना है आपको स्ट्राइकिंग फोटोन काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन फॉर इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. लगाओ लगाओ फॉर्मूला लगाओ, h mu फॉर स्ट्राइकिंग फोटोन एनर्जी, वर्क फंक्शन इज W. फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला फिजिक्स में से लाओ, 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर. लेकिन आप जानते हो कि थ्रेशोल्ड एनर्जी मींस वर्क फंक्शन का वैल्यू है h nu 0. तो फॉर्मूला होगा बच्चों E इज इक्वल टू h nu, E इज इक्वल टू h nu, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू h nu इज इक्वल टू h nu 0 प्लस 1/2 MEV स्क्वायर. बराबर. हम एक काम करते हैं, h nu 0 जो है, ये जो h nu 0 है उसको मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो मुझे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो h nu माइनस h nu 0, तो h कॉमन निकालो तो क्या बचेगा अंदर? nu माइनस nu 0. तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो एमिट हुआ उसकी एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू v स्क्वायर इज इक्वल टू h nu माइनस nu 0. ओके, सभी टर्म्स को आपको एक्सप्लेन करना है. ओके, यहाँ पे me क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. फिर nu इज मोर देन nu 0, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज मोर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. बराबर. h nu 0 इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, जिसको कहते हैं मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. ओके, तो लिखा है अ मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्जर नंबर ऑफ फोटॉन्स, consequently the number of electrons ejected is also larger. बराबर. ये लास्ट सेंटेंस में आपको सिंपली समझा देता हूं. देखो, ये मेटल है, मैंने रेडिएशन इंसिडेंट की, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं. बराबर. जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा उतनी एमिटेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा. बराबर. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी वैसी ही रखते हैं लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे. अगर मैंने 150 लोगों को भेजा 700 रुपीज देकर रेलवे स्टेशन पे, तो सारे के सारे बॉम्बे स्टेशन पहुंच जाएंगे. तो याद रखो, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, but intensity is directly proportional to number of emitted electron. इंटेंसिटी जितनी बढ़ाओगे उतने इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे. दोनों अलग अलग चीज है. बराबर. लास्ट एग्जांपल दे दूं, अगर मैंने 700 रुपए देकर भेजा या 1000 रुपीज देके भेजा, तो दोनों में अंतर क्या है? जाएंगे तो दोनों, लेकिन 700 वाले से 1000 वाले के पास बॉम्बे जाके ज्यादा रुपए बचेंगे. तो ये बात हुई एनर्जी की. लेकिन अगर मैंने 10 लोगों को भेजा 700 रुपए देके, तो 10 के 10 बॉम्बे जाएंगे. लेकिन मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई,
मतलब मैंने 150 पर्सन्स को बॉम्बे भेजा तो सभी के सभी बॉम्बे पहुंच जाएंगे. So this is basic difference for Albert Einstein photoelectric effect. Okay, so today we will stop here. We will see next theory, dual nature of photoelectric effect in next lecture.